बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे लखनवी अंदाज। जी हाँ, लखनवी अंदाज जो है वो यशपाल जी द्वारा रचित है। यशपाल जी द्वारा रचित है और यशपाल जी का जो जन्म है वो 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। खैर, इनके बारे में हम बहुत ही ज़्यादा नहीं जानेंगे। आइए हम सीधे सीधे चलते हैं टॉपिक पर। यानी कि यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं मतलब तिरछी दृष्टि से देखना। अक्ष माने होता है आंख यानी नेत्र, तो कट माने टेढ़ा, मतलब तिरछे नेत्रों से देखना ही कटाक्ष यानी व्यंग्य कहा जा सकता है। एक प्रकार से कटाक्ष कहा जा सकता है, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। परजीवी मतलब जो दूसरों के सहारे जी रहे हों, यानी पानी उठा लाओ, पानी भी खुद अपने हाथ से नहीं पीते हैं, ऐसे लोगों को हम परजीवी संस्कृति वाले लोग कहेंगे। आइए हम पढ़ते हैं पाठ लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं और दूर तो जाना ही नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन मतलब बिल्कुल एकांत नहीं था, मतलब डिब्बे में भीड़ भाड़ थी। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। पालथी मतलब पैरों को आपस में मिला के नीचे बैठना, सभी जानते हैं। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। अब कहानी देखिएगा कि मतलब एक लखनऊ के नवाबी नस्ल के आदमी थे जो सफेद पोश थे, मतलब सफेद ड्रेस में थे। सज्जन बहुत ही सुविधा से पालथी मारकर बर्थ पर बैठे थे, तो सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। अब डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। यानी जैसे मैं डिब्बे में कूदा, लेखक कह रहा जैसे मैं डिब्बे में कूदा तो भाई सज्जन को दिक्कत हो गई। थोड़ा सा दिक्कत हमें लगा कि उनको हुई। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब कोई कुछ खा रहा हो यार तो उसको टकाटक देखेंगे थोड़ी ना, आंखें चुरा लेंगे। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। वैसे यहां ठाली बैठे की जगह पर खाली बैठे होना चाहिए था। अब वो बुक में छपा है तो मैं क्या कर सकता हूं। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गंवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। यानी ये कल्पना कर रहा है कवि। क्या कल्पना कर रहा है कि खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है कि मतलब संभव हो सकता है कि नवाब साहब मतलब ये सोचने लगा कवि, लेखक, कवि कुछ भी कह सकते हैं, लेखक कहेंगे तो लेखक ये सोचने लगा कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गंवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। यानी कि कुछ नहीं है,
चलो खीरे खाते खाते वक्त कट जाएगा। और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, यानी इज्जत का सवाल है। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों मतलब टेढ़ा टेढ़ा, थोड़ा थोड़ा तिरछी नजरों से देखना। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओ, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज है जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। अब नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया, है ना, ऐसे करके खिड़की के बाहर धो लिया। तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। यानी खीरा काट के ऐसे से गोद करके उसमें झाग निकाला जाता है, जिससे कड़वाहट चली जाती है। इसी खीरा सिर से काटिए, मलिए लोन लगाए और करुए मुंह की यही सजा रगड़े से मिट जाए, ऐसा मानना था उनका। और फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर, एहतियात मतलब सावधानी से छीलकर, फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख धीरे से के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाएं। अब नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च, सतृष्ण मतलब प्यासी आंखों से, प्यासी आंखों से, तृष्णा माने होता प्यास, तो सतृष्ण आंखों से यानी प्यासी आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा, स्वाद को सूंघा, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से, यानी वासना अर्थात इच्छा से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे। खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति, उदर का अर्थ होता है पेट, पेट की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। नवाब साहब हमारी ओर देखकर कह दिया,
खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, ज्ञान चक्षु यानी ज्ञान के नेत्र, चक्षु का अर्थ नेत्र, ज्ञान नेत्र खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की कहानी, आज का संस्मरण, आज का आपकी रचना लखनवी अंदाज। लिखने वाले हैं यशपाल। जी हाँ, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम इस आपके क्षितिज भाग 2 से या फिर कृतिका या फिर आपके CBSE पैटर्न में जो भी किताबें चलती हैं सबके पाठों को धीरे धीरे करवाएंगे। कविताओं की व्याख्या और गद्यों का पाठ रसास्वादन कराएंगे। और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइव क्लासेस का सिलसिला कभी नहीं थमता। आप शाम 8 बजे अवश्य जुड़ें और लाइव क्लासेस का आनंद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।